कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। कहानियों, कविताओं और व्यंग के रूप में साहित्य हमें वक्त विशेष के देश, समाज और जीवन दर्शन से अवगत कराता है। यह हमारा एक प्रयास है ऐसी रचनाओं को आवाज़ देकर आप तक पहुंचाने का। हमारे साथ जुड़िए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कथा कहानी काव्य। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी उन्माद। मनहर ने अनुरक्त होकर कहा, वह सब तुम्हारी कुर्बानियों का फल है वागी। नहीं तो आज मैं किसी अंधेरी गली में, किसी अंधेरे मकान के अंदर जिंदगी के दिन काटता होता। तुम्हारी सेवा और उपकार हमेशा याद रहेंगे। तुमने मेरा जीवन सुधार दिया। तुमने मुझे आदमी बना दिया। बागेश्वरी ने सिर झुकाते हुए नम्रता से उत्तर दिया, यह तुम्हारी सज्जनता ही मानो। मैं बेचारी भला जिंदगी क्या सुधारूंगी। हाँ, तुम्हारे साथ मैं भी एक दिन आदमी बन जाऊंगी। तुमने परिश्रम किया, उसका पुरस्कार पाया। जो अपनी मदद आप करते हैं, उनकी मदद परमात्मा भी करते हैं। अगर मुझ जैसी गंवारिन किसी और के पाले पड़ती तो अब तक न जाने क्या गत होती। मनहर मानो इस बहस में अपना पक्ष समर्थन करने के लिए कमर बांधता हुआ बोला, तुम जैसी गंवारिन पर मैं 1,00,000 सजी हुई गुड़ियों और रंगीन तितलियों को न्योछावर कर सकता हूँ। तुमने मेहनत करने का वह अवसर और अवकाश दिया जिनके बिना कोई सफल हो ही नहीं सकता। अगर तुमने अपनी अन्य विलास प्रिय रंगीन मिजाज बहनों की तरह मुझे अपने तकाजों से दबा रखा होता तो मुझे उन्नति करने का अवसर कहाँ मिलता। तुमने मुझे वह निश्चिंतता प्रदान की जो स्कूल के दिनों में भी ना मिली थी। अपने और सहकारियों को देखता हूँ तो मुझे उन पर दया आती है। किसी का खर्च पूरा नहीं पड़ता, आधा महीना भी नहीं जाने पाता और हाथ खाली हो जाता है। कोई दोस्तों से उधार मांगता है, कोई घर वालों के खत लिखता है, कोई गहनों की फिक्र में मरा जाता है, कोई कपड़ों की। कभी नौकर की टोह में हैरान, कभी वैद्य की टोह में परेशान। किसी को शांति नहीं। आए दिन स्त्री पुरुष में जूते चलते हैं। अपना जैसा भाग्यवान तो मुझे कोई दीख नहीं पड़ता। मुझे घर के अंदर सारे आनंद प्राप्त हैं और जिम्मेदारी एक भी नहीं। तुमने ही मेरे हौसलों को उभारा, मुझे उत्तेजना दी। जब कभी मेरा उत्साह टूटने लगता था तो तुम मुझे तसल्ली देती थी। मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि तुम घर का प्रबंध कैसे करती हो। तुमने मोटे से मोटा काम अपने हाथों से किया जिसमें मुझे पुस्तकों के लिए रुपए की कमी ना हो। तुम ही मेरी देवी हो और तुम्हारी बदौलत ही आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं तुम्हारी इन सेवाओं की स्मृति को हृदय में सुरक्षित रखूंगा वागी। और एक दिन वह आएगा जब तुम अपने त्याग और तप का आनंद उठाओगी। बागेश्वरी ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे ये शब्द मेरे लिए सबसे बड़े पुरस्कार हैं मानू। मैं और किसी पुरस्कार की भूखी नहीं। मैंने जो कुछ तुम्हारी थोड़ी बहुत सेवा की उसका इतना यश मुझे मिलेगा, मुझे तो आशा भी न थी। मनहर नाथ का हृदय इस समय उदार भावों से उमड़ा हुआ था। वह जो बहुत कुछ अल्पभाषी, कुछ रूखा आदमी था और शायद वागेश्वरी के मन में उनकी शुष्कता का दुख भी हुआ हो, पर इस समय सफलता के नशे ने उसकी वाणी में पर से लगा दिए थे। बोला, जिस समय मेरे विवाह की बात चल रही थी मैं बहुत शंकित था। समझ गया कि मुझे जो कुछ होना था हो चुका। अब मुझे सारी उम्र देवी जी की नाजबरदारी में गुजारनी होगी। बड़े बड़े अंग्रेज विद्वानों की पुस्तकें पढ़ने से मुझे भी विवाह से घृणा हो गई थी। मैं इसे उम्र कैद समझने लगा था जो आत्मा और बुद्धि की उन्नति का द्वार बंद कर देती हैं। मगर 2 ही 4 मास के बाद मुझे अपनी भूल मालूम हुई। मुझे मालूम हुआ कि सुभार्या स्वर्ग की सबसे बड़ी विभूति है और मनुष्य को उज्जवल और पूर्ण बना देती है, जो आत्मोन्नति का मूल मंत्र है। मुझे मालूम हुआ कि विवाह का उद्देश्य भोग नहीं, आत्मा का विकास है। बागेश्वरी यह नम्रता और सहन न कर सकी।
वह किसी बात के बहाने से उठकर चली गई। मनहर और वागेश्वरी का विवाह हुए 3 साल गुजरे थे। मनहर उस समय एक दफ्तर में क्लर्क था। सामान्य युवकों की भांति उसे भी जासूसी उपन्यासों से बहुत प्रेम था। धीरे धीरे उसे जासूसी का शौक हुआ। इस विषय में उसने बहुत सा साहित्य जमा किया और बड़े मनोयोग से उनका अध्ययन किया। इसके बाद उसने उस विषय पर स्वयं एक किताब लिखी। रचना में उसने ऐसी विलक्षण विवेचना शक्ति का परिचय दिया, शैली भी इतनी रोचक थी कि जनता ने उसे हाथों हाथ लिया। इस विषय पर वह सर्वोत्तम ग्रंथ था। देश में धूम मच गई। यहाँ तक कि इटली और जर्मनी जैसे देशों से उसके पास प्रशंसा पत्र आए और इस विषय की पत्रिकाओं में अच्छी अच्छी आलोचनाएं निकली। अंत में सरकार ने भी अपनी गुण ग्राहकता का परिचय दिया। उसे इंग्लैंड जाकर इस कला का अभ्यास करने के लिए वृत्ति प्रदान की और यह सब कुछ वागेश्वरी की सत्प्रेरणा का शुभ फल था। मनहर की इच्छा थी कि वागेश्वरी भी साथ चले, पर वागेश्वरी उनके पांव की बेड़ी न बनना चाहती थी। उसने घर रहकर सास ससुर की सेवा करना ही उचित समझा। मनहर के लिए इंग्लैंड एक दूसरी ही दुनिया थी, जहां उन्नति के मुख्य साधनों में एक रूपवती पत्नी का होना भी था। अगर पत्नी रूपवती है, चपल हैं, चतुर हैं, अब वह उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। मनोयोग और तपस्या के बूते पर नहीं, पत्नी के प्रभाव और आकर्षण के तेज पर। उस संसार में रूप और लावण्य व्रत के बंधनों से मुक्त एक अबाध संपत्ति थी। जिसने किसी रमणी को प्राप्त कर लिया, उसकी मानो तकदीर खुल गई। यदि कोई सुंदरी तुम्हारी सहधर्मिणी नहीं है, तो तुम्हारा सारा उद्योग, सारी कार्यपटुता निष्फल है। कोई तुम्हारा पुरहासिल न होगा। अतएव वहां लोग रूप को व्यापारिक दृष्टि से देखते थे। साल ही भर के अंग्रेजी समाज के संसर्ग ने मनहर की मनोवृत्तियों में क्रांति पैदा कर दी। उसके मिजाज में संसारिकता का इतना प्राधान्य हो गया कि कोमल भावों के लिए वहां स्थान ही न रहा। वागेश्वरी उसके विद्याभ्यास में सहायक होती थी, पर उसे अधिकार और पद की ऊंचाइयों पर न पहुंचा सकती थी। उसके त्याग और सेवा का महत्व भी अब मनहर की निगाहों में कम होता जा रहा था। वागेश्वरी अब उसे व्यर्थ सी वस्तु मालूम होती थी, क्योंकि उसकी भौतिक दृष्टि में हर एक वस्तु का मूल्य उससे होने वाले लाभ पर ही अवलंबित था। अपना पूर्व जीवन अब उसे हास्यपद जान पड़ता था। चंचल, हंसमुख, विनोदनी अंग्रेज युवतियों के सामने वागेश्वरी एक हल्की, तुच्छ सी जान पड़ती थी। इस विद्युत प्रकाश में वह दीपक अब मलिन पड़ गया था। यहाँ तक कि शनैः शनैः उसका मलिन प्रकाश भी लुप्त हो गया। मनहर ने अपने भविष्य का निश्चय कर लिया। यह भी एक रमणी की रूप नौका द्वारा ही अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा। इसके सिवा और कोई उपाय न था। रात के 9 बजे थे। मनहर लंदन के एक फैशनेबल रेस्टोरेंट में बना ठना बैठा था। उसका रंग, रूप और ठाट बाट देखकर सहसा ये कोई नहीं कह सकता था कि यह अंग्रेज नहीं है। लंदन में भी उसके सौभाग्य ने उसका साथ दिया था। उसने चोरी के कई गहरे मामलों का पता कर लिया था, इसलिए धन और यश दोनों ही मिल रहा था। वह अब यहाँ के भारतीय समाज का एक प्रमुख अंग बन गया था, जिसके आतिथ्य और सौजन्य की सभी सराहना करते थे। उसका लबो लहजा भी अंग्रेजों से मिलता जुलता था। उसके सामने मेज की दूसरी ओर एक रमणी बैठी हुई उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसके अंग अंग से यौवन टपक पड़ता था। भारत के अद्भुत वृतांत सुन सुनकर उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। मनहर चिड़िया के सामने दाने बिखेर रहा था। मनहर, विचित्र देश है जेनी, अत्यंत विचित्र। 5-5 साल के दूल्हे तुम्हें भारत के सिवा और कहीं देखने को न मिलेंगे। लाल रंग का कामदार कपड़े, सिर पर चमकता हुआ लंबा टोप, चेहरे पर फूलों का झालरदार बुर्का, घोड़े पर सवार चले जा रहे हैं। 2 आदमी दोनों तरफ से छतरियां लगाए हुए हैं, हाथों में मेहंदी लगी हुई। जेनी, मेहंदी क्यों लगाते हैं? जिसमें हाथ लाल हो जाएं, पैरों में भी रंग भरा जाता है। उंगलियों के नाखून लाल रंग दिए जाते हैं। वह दृश्य देखते ही बनता है। ये तो दिल में सनसनी पैदा करने वाला दृश्य होगा। दुल्हन भी इसी तरह सजाई जाती होगी, इससे कई गुना अधिक। सिर से पांव तक सोने चांदी के जेवरों से लदी हुई,
ऐसा कोई अंग नहीं जिसमें दो दो चार चार गहने ना हो। तुम्हारी शादी भी उसी तरह हुई होगी, तुम्हें तो बड़ा आनंद आया होगा। हाँ, वही आनंद आया था जो तुम्हें मेरी गो राउंडर पर चढ़ने में आता है। अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, खूब नाच तमाशे देखता था और शहनाइयों का गाना सुनता था। मज़ा तो तब आता है जब दुल्हन अपने घर से विदा होती है। सारे घर में कोहराम मच जाता है। दुल्हन हर एक से लिपट लिपट कर रोती है जैसे मातम कर रही है। दुल्हन रोती क्यों है? रोने का रिवाज चला आता है। हालांकि सभी जानते हैं कि वह हमेशा के लिए नहीं जा रही है, फिर भी सारा घर इस समय फूट फूट कर रोता है मानो काले पानी भेजी जा रही है। मैं तो इस तमाशे पर खूब हंसूं। हंसने की बात ही है। तुम्हारी बीवी भी रोई होगी। अजी कुछ ना पूछो, पछाड़े खा रही थी मानो मैं उसका गला घोट दूंगा। मेरी पालकी से निकलकर भागी जाती थी, पर मैंने जोर से पकड़कर अपनी बगल में बैठा लिया। तब मुझे दांत काटने लगी। मिस जेनी ने जोर से कहकहा मारा और हंसी के साथ लौट गई। बोली, हॉरिबल हॉरिबल, क्या अब भी दांत काटती है? वह अब इस संसार में नहीं है जेनी। मैं उससे खूब काम लेता था। मैं सोता था तो वह मेरे बदन में चंपी लगाती थी, मेरे सिर पर तेल डालती थी, पंखा झलती थी। मुझे तो विश्वास नहीं आता, बिल्कुल मूर्ख थी। अरे कुछ ना पूछो। दिन को किसी के सामने मुझसे बोलती भी न थी, मगर मैं उसका पीछा करता रहता था। ओ नॉटी बॉय, तुम बड़े शरीर हो। थी तो रूपवती। हाँ, उसका मुंह तुम्हारे तलवों जैसा था। नॉनसेंस, तुम ऐसी औरत के पीछे कभी न दौड़ते। उस वक्त मैं भी मूर्ख था जनी। ऐसी मूर्ख लड़की से तुमने विवाह क्यों किया? विवाह न करता तो माँ बाप जहर खा लेते। वह तुमसे प्यार कैसे करने लगी? और करती क्या? मेरे सिवा दूसरा था ही कौन? घर से बाहर ना निकलने पाती थी, मगर प्यार हम में से किसी को न था। वह मेरी आत्मा और हृदय को संतुष्ट न कर सकती थी जेनी। मुझे उन दिनों की याद आती है तो ऐसा मालूम होता है कि कोई भयंकर स्वप्न था। उफ, अगर वह स्त्री आज जीवित होती तो मैं किसी अंधेरे दफ्तर में बैठा कलम घिसता होता। इस देश में आकर मुझे यथार्थ ज्ञान हुआ कि संसार में स्त्री का क्या स्थान है, उसका क्या दायित्व है, और जीवन उसके कारण कितना आनंदप्रद हो जाता है। और जिस दिन तुम्हारे दर्शन हुए, वह तो मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन था। याद है तुम्हें वह दिन? तुम्हारी वह सूरत मेरी आंखों में अब भी फिर रही है। अब मैं चली जाऊंगी, तुम मेरी खुशामद करने लगे। भारत के मजदूर दल सचिव थे लॉर्ड बार्बर और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे मिस्टर कावर्ड। लॉर्ड बार्बर्स भारत के सच्चे मित्र समझे जाते थे। जब कंजर्वेटिव और लिबरल दलों का अधिकार था तो लॉर्ड बार्बर भारत की बड़ी जोरों से वकालत करते थे। वह इन मंत्रियों पर ऐसे ऐसे कटाक्ष करते थे कि उन बेचारों को कोई जवाब न सोचता। एक बार वह हिंदुस्तान आए थे और यहाँ की कांग्रेस में शरीक भी हुए थे। उस समय उनकी उदार वक्तृताओं ने समस्त देश में आशा और उत्साह की एक लहर दौड़ा दी थी। कांग्रेस के जलसे के बाद वह जिस शहर में गए, जनता ने उनके रास्ते में आंखें बिछाई, उनकी गाड़ियां खींची, उन पर फूल बरसाए। चारों ओर से यही आवाज आती थी, यह है भारत का उद्धार करने वाला। लोगों को विश्वास हो गया कि भारत के सौभाग्य से अगर कभी लॉर्ड बार्बर को अधिकार प्राप्त हुआ तो वह दिन भारत के इतिहास में मुबारक होगा। लेकिन अधिकार पाते ही लॉर्ड बार्बर में एक विचित्र परिवर्तन हो गया। उनके सारे सद्भाव, उनकी उदारता, न्यायपरायणता, सहानुभूति, ये सभी अधिकार के भंवर में पड़ गए। और अब लॉर्ड बार्बर और उनके पूर्वाधिकार के व्यवहार में लेश मात्र भी अंतर न था। वह भी वही कर रहे थे जो उनके पहले के लोग कर चुके थे। वही दमन था, वही जातिगत अभिमान, वही कट्टरता और वही संकीर्णता। देवता के अधिकार के सिंहासन पर पांव रखते ही अपना देवत्व खो बैठा था। अपने 2 साल के अधिकार काम में उन्होंने सैकड़ों ही अफसर नियुक्त किए थे, और उनमें एक भी हिंदुस्तानी न था। भारतवासी निराश हो होकर उन्हें डाई हार्ड धन का उपासक और साम्राज्यवाद का पुजारी कहने लगे थे। यह खुला हुआ रहस्य था कि जो कुछ करते थे मिस्टर कावर्ड करते थे। हक यह था कि
कि लॉर्ड बार्बर की नीयत के इतने शेर थे जितने दिल के कमज़ोर। हालांकि परिणाम दोनों दिशाओं में एक सा था। यह मिस्टर कावर्ड एक ही महापुरुष थे। उनकी उम्र 40 से अधिक गुजर चुकी थी, पर अभी तक विवाह न किया था। शायद उनका ख्याल था कि राजनीति के क्षेत्र में रहकर वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं उठा सकते। वास्तव में नवीनता के मधुप थे। उन्हें नित्य नए विनोद और आकर्षण, नित्य नए विलास और उल्लास की टोह रहती थी। दूसरों के लगाए हुए बाग की सैर करके चित्त को प्रसन्न कर लेना इससे कहीं सरल था कि अपना बाग आप लगाएं और उसकी रक्षा और सजावट में अपना सर खपाएं। उनको व्यवहारिक और व्यापारिक दृष्टि में यह लटका उससे कहीं आसान था। दोपहर का समय था। मिस्टर कावर्ड नाश्ता करके सिगार पी रहे थे कि मिस जेनी रोज के आने की खबर हुई। उन्होंने तुरंत आईने के सामने खड़े होकर अपनी सूरत देखी, बिखरे हुए बालों को संवारा, बहुमूल्य इत्र मला और मुख से स्वागत छवि दर्शाते हुए कमरे से निकलकर मिस रोज से हाथ मिलाया। जेनी ने कमरे में कदम रखते ही कहा, अब मैं समझ गई कि क्यों कोई सुंदरी तुम्हारी बात नहीं पूछती। आप अपने वादों को पूरा करना नहीं जानते। मिस्टर कावर्ड ने जेनी के लिए कुर्सी खींचते हुए कहा, मुझे बहुत खेद है मिस रोज कि मैं कल अपना वादा पूरा न कर सका। प्राइवेट सेक्रेटरियों का जीवन कुत्तों के जीवन से भी हेय है। बार बार चाहता था कि दफ्तर से उठूं, पर एक न एक कॉल ऐसा आ जाता था कि फिर रुक जाना पड़ता था। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। मैं तुम्हें तलाश करती रही। जब तुम न मिले तो मेरा जी खट्टा हो गया। मैं और किसी के साथ नहीं नाची। अगर तुम्हें नहीं जाना था तो मुझे निमंत्रण पत्र क्यों दिलाया था? कावर्ड ने जेनी को सिगार भेंट करते हुए कहा, तुम मुझे लज्जित कर रही हो। जेनी, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती थी कि तुम्हारे साथ नाश्ता। एक पुराना बैचलर होने पर भी मैं उस आनंद की कल्पना कर सकता हूं। बस समझ लो कि तड़प तड़प कर रह जाता था। जेनी ने कठोर मुस्कान के साथ कहा, तुम इसी योग्य हो कि बैचलर बने रहो। यही तुम्हारी सजा है। कार्वर्ड ने अनुरक्त होकर उत्तर दिया, तुम बड़ी कठोर हो जेनी। तुम ही क्या, रमणियां सभी कठोर होती हैं। मैं कितनी परवशता दिखाऊं, तुम्हें विश्वास ना आएगा। मुझे यह अरमान ही रह गया कि कोई सुंदरी मेरे अनुराग और लगन का आदर करती। तुमसे अनुराग हो भी तो रमणियां ऐसे बहानेबाजों को मुंह नहीं लगाती। फिर बहानेबाज कहा, मजबूर क्यों नहीं कहती? मैं किसी की मजबूरी को नहीं मानती। मेरे लिए यह हर्ष और गौरव की बात नहीं हो सकती कि आपको जब अपने सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कामों से अवकाश मिले तो आप मेरा मन रखने के लिए एक क्षण के लिए अपने कोमल चरणों को कष्ट न दे। मैं दफ्तर और काम के हीले नहीं सुनना चाहती। इसी कारण तुम अब तक झींक रहे हो। कार्वर्ड ने गंभीर भाव से कहा, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो जेनी। मेरे अविवाहित रहने का क्या कारण है, यह कल तक मुझे खुद न मालूम था। कल आप मालूम हो गया। जेनी ने उसका परिहास करते हुए कहा, अच्छा, तो यह रहस्य आपको मालूम हो गया? तब तो आप सचमुच आत्मदर्शी हैं। जरा मैं भी सुनूं, क्या कारण था? कावड़ ने उत्साह के साथ कहा, अब तक कोई सुंदरी न मिली थी जो मुझे उन्मत्त कर सकती। जेनी ने कठोर परिहास के साथ कहा, मेरा ख्याल था कि दुनिया में ऐसी औरत पैदा ही नहीं हुई जो तुम्हें उन्मत्त कर सके। तुम उन्मत्त बनाना जानते हो, उन्मत्त बनना नहीं जानते। तुम बड़ा अत्याचार करती हो जेनी। अपने उन्माद का प्रमाण देना चाहते हो? हृदय से जेनी, मैं इस अवसर की ताक में बैठा हूं। उसी दिन शाम को जेनी ने मनहर से कहा, तुम्हारे सौभाग्य पर बधाई, तुम्हें वह जगह मिल गई। मनहर ने उछलकर बोला, सच? सेक्रेटरी से कोई बात हुई थी? सेक्रेटरी से कुछ कहने की जरूरत ही न पड़ी। सब कुछ कावड़ के हाथ में है। मैंने उसी को चढ़ा दिया। लगा मुझे इश्क जताने। 50 साल की तो उम्र है। चांद के बाल झड़ गए, गालों में झुर्रियां पड़ गई हैं, पर अभी तक आपको इश्क का खब्त है। आप अपने को एक रसिया समझते हैं। उसके बूढ़े चौंचले बहुत बुरे मालूम होते थे, मगर तुम्हारे लिए सब कुछ सहना पड़ा। खैर, मेरी मेहनत सफल हो गई है। कल तुम्हें परवाना मिल जाएगा।
अब सफर की तैयारी करनी चाहिए। मनहर ने गदगद होकर कहा, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है जेनी। मनहर को गुप्तचर विभाग में ऊंचा पद मिला। देश के राष्ट्रीय पत्रों ने उसकी तारीफों के पुल बांधे, उसकी तस्वीर छापी और राष्ट्र की ओर से उसे बधाई दी। वह पहला भारतीय था जिसे वह ऊंचा पद प्रदान किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने सिद्ध कर दिया था कि उसकी न्याय बुद्धि जातीय अभिमान और द्वेष से उच्चतर है। मनहर और जेनी का विवाह इंग्लैंड में ही हो गया। हनीमून का महीना फ्रांस में गुजरा। वहां से दोनों हिंदुस्तान आए। मनहर का दफ्तर बंबई में था। यहीं दोनों एक होटल में रहने लगे। मनहर को गुप्त अभियोग की खोज के लिए अक्सर दौरे करने पड़ते थे, कभी कश्मीर, कभी मद्रास, कभी रंगून। जेनी इन यात्राओं में बराबर उसके साथ रहती। नित्य नए दृश्य थे, नए विनोद, नए उल्लास। उसकी नवीनता प्रिय प्रकृति के लिए आनंद का इससे अच्छा और क्या सामान हो सकता था। मनहर का रहन सहन तो अंग्रेजी था ही, घर वालों से भी संबंध विच्छेद हो गया था। वागेश्वरी के पत्रों का उत्तर देना तो दूर रहा, उन्हें खोलकर पढ़ता भी न था। भारत में उसे हमेशा यह शंका बनी रहती थी कि कहीं घर वालों को उसका पता न चल जाए। जेनी से वह अपने यथार्थ स्थिति को छिपाए रखना चाहता था। उसने घर वालों को आने की सूचना तक न दी। यहाँ तक कि वह हिंदुस्तानियों से बहुत कम ही मिलता था। उसके मित्र अधिकांश पुलिस और फौज के अफसर थे, वही उसके मेहमान होते। वाक चतुर जेनी सम्मोहन कला में सिद्धहस्त थी। पुरुषों के प्रेम से खेलना उसकी सबसे आमोदमय क्रीड़ा थी। जलाती थी, रिझाती भी थी, और मनहर भी उसकी कपट लीला का शिकार बना रहता था। उसे हमेशा भूल भुलैया में रखती, कभी इतना निकट कि छाती पर सवार, कभी इतना दूर कि योजन का अंतर, कभी निष्ठुर और कभी कठोर, कभी प्रेम विवल और व्यग्र। एक रहस्य था जिसे वह कभी समझता था और कभी हैरान रह जाता था। इस तरह 2 वर्ष बीत गए और मनहर तथा जेनी कोण की 2 भुजाओं की भांति एक दूसरे से दूर होते गए। मनहर इस भावना को हृदय से न निकाल सकता था कि जेनी का मेरे प्रति एक विशेष कर्तव्य है, यह चाहे उसकी संकीर्णता हो या कुल मर्यादा का असर कि वह जेनी को पाबंद देखना चाहता था। उसकी स्वच्छंद वृत्ति उसे लज्जास्पद मालूम होती थी। वह भूल जाता था कि जेनी से उसके संपर्क का आरंभ ही स्वार्थ पर अवलंबित था। शायद उसने समझा था कि समय के साथ जेनी को अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा। हालांकि उसे मालूम होना चाहिए था कि टेढ़ी बुनियाद पर बना हुआ भवन जल्द या देर में अवश्य भूमिस्थ होकर रहेगा, और ऊंचाई के साथ इसकी शंका और भी बढ़ती जाती थी। इसके विपरीत जेनी का व्यवहार बिल्कुल परिस्थिति के अनुकूल था। उसने मनहर को विनोदमय तथा विलासमय जीवन का एक साधन समझा था, और उसी विचार पर वह अब तक स्थिर थी। इस व्यक्ति को वह मन में पति का स्थान न दे सकती थी, पाषाण प्रतिमा को अपना देवता न बना सकती थी। पत्नी बनना उसके जीवन का स्वप्न न था, इसलिए वह मनहर के प्रति अपने किसी कर्तव्य को स्वीकार न करती थी। अगर मनहर अपनी गाढ़ी कमाई उसके चरणों पर अर्पित करता था तो उस पर कोई एहसान न करता था। मनहर उसका बनाया हुआ पुतला, उसी का लगाया हुआ वृक्ष था। उसकी छाया और फल को भोगना वह अपना अधिकार समझती थी।